हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पोर्शन में हम लोग बहुत सारे समिट्स, अर्थ समिट्स के बाद जो हुए हैं या रियो अर्थ समिट के बाद जो हुए हैं उसे हम लोग कर रहे थे। और हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था बाली सम्मेलन 2007। तो बाली सम्मेलन के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बाली समिट ये जो था या बाली कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं वो सीओपी का चौथा सम्मेलन है। तो मैंने बताया कि सीओपी का 13वां सम्मेलन है, ठीक है, यानी कि UNFCCC का 13वां सम्मेलन है। उसके साथ साथ अगर पूछता है कि क्योटो का चौथा सम्मेलन है तो क्योटो का MOP3 है। ये क्योटो के हिसाब से ये तीसरा सम्मेलन है, ठीक है। यह सम्मेलन इंडोनेशिया के कहाँ पर हुआ था? तो आपको मैंने बताया कि बाली के नुसा द्वीप पर हुआ था, यानी कि नुसा आइलैंड पर हुआ था। नुसा आइलैंड पर हुआ था। कब हुआ था? तो दिसंबर के 2007 में हुआ था। उसके साथ साथ ये भी था कि 2012 में जो समाप्त हो रहा था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, उसके स्थान पे कुछ नई संधियों के बारे में कुछ विचार करने के बारे में सोचा गया था, यानी कि पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल की रणनीति बनाने के लिए। तो एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल की रणनीति बनाने के लिए ये जो है, और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती के लिए ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना, GHG के कटौती में एक विश्वव्यापी सहमति बनाने के लिए भी ये एक्शन प्लान हुआ था। अगर आप यूपीएससी हिंदी पर नए हैं और आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो यूपीएससी, यूपीपीएससी या अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो कोई सा भी सब्जेक्ट जो अवेलेबल है यहाँ पर वो पढ़ना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, अगर उसमें एनवायरनमेंट का पोर्शन आता है तो जहाँ से प्लेलिस्ट में स्टार्ट हुआ है एनवायरनमेंट, अगर वो आप वहाँ से कवर करोगे तो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के हर तरह के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि स्टैटिक कवर करते होंगे वो तो 100% हो जाएंगे, लेकिन जो थोड़े डायनेमिक क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको करंट अफेयर साथ में प्रिपेयर करते हुए चलना पड़ेगा। समय समय पे यूपीएससी हिंदी जो है वो करंट के पोर्शन भी लाती रहती है, जैसे निशांत सर के द्वारा अभी जो घटना चक्र आती है उसको कवर कराया जा रहा है। तो समय समय पर इस तरह के भी कार्य चलते रहते हैं। तो अब चलते हैं अगला जो हमने पढ़ा था इसी में, बाली रोड मैप। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। बाली रोड मैप क्या था? जो बाली एक्शन प्लान था, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये बाप क्या है, बाली एक्शन प्लान। तो बाली एक्शन प्लान जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनेक्स 1 के सदस्य देश जो थे, जो एनेक्स 1 के सदस्य देश थे, उनके लिए आगामी प्रतिबद्धताओं पर एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। आगे के लिए जो प्रोविजन था, यानी कि प्रतिबद्धता थी या जिस पर रोक लगाई गई, ठीक है ना, जो प्रोमिसेस थे, ठीक है, उनके लिए क्या किया गया? एक एडहॉक तदर्थ वर्किंग ग्रुप बनाया गया। इसके साथ साथ एडप्टेशन फंड की स्थापना हुई, अनुकूलन फंड की स्थापना हुई और तकनीकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई। अनुकूलन फंड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई। फिर इसी में बाली एक्शन प्लान हमने देखा था, जल्दी से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। बाली एक्शन मूवी यानी कि एक्शन प्लान, ये बाप या बाली एक्शन प्लान क्या था? कहा गया कि 2012 और उसके आगे जो भी लंबी अवधि के कोऑपरेटिव एक्शन है, यानी कि जो भी सहकारी कार्य हैं, इसके माध्यम से मतलब इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए बाली एक्शन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। मैंने क्या बताया कि वर्ष 2012 तक तथा उससे आगे लंबी अवधि के जो भी सहकारी कार्य हैं
लंबी अवधि के सहकारी कार्यों के माध्यम से इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए बाली एक्शन सम्मेलन में एक समग्र प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इनके लिए 5 श्रेणी निर्धारित की गई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हें ही बाली एक्शन प्लान के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे गए। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया। तो क्या थे ये जो 5 स्तंभ थे या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थे वो क्या थे? तो मैंने बताया था, पहला था शेयर्ड विजन, यानी कि साझा दृष्टिकोण। शेयर्ड विजन में क्या था? सभी दलों के मध्य, जितने भी दल हैं उनके मध्य, ठीक है, सभी दलों के मध्य उत्सर्जन कटौती के जो लॉन्ग टर्म, ठीक ना, लक्ष्य हैं, लॉन्ग टर्म एम या गोल हैं, ठीक ना, उनकी प्राप्ति के लिए समझौता था ये। शेयर्ड विजन में क्या था कि सभी दल, जितने भी दल हैं, सबके मध्य उत्सर्जन कटौती को लेके लॉन्ग टर्म का जो एम है उसके लिए ये समझौता था। दूसरा क्या था? शमन या मैंने बताया मिटिगेशन। जलवायु परिवर्तन में जो क्लाइमेट चेंज था उसमें कमी लाने के लिए, उसका जो दुष्प्रभाव है, ठीक है, उसका जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शामिल थे। तीसरा था अनुकूलन या एडेप्टेशन। अनुकूलन में क्या था कि अनुकूलन का अधिक प्रयास किया जाए। चौथा था कि तकनीकी, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाए अनुकूलन और मिटिगेशन के लिए। और पांचवा था फाइनेंसिंग, और उसके लिए फाइनेंस किया जाए, ठीक। इसके बाद तो बाली रोड मैप में उसके अलावा क्या किया गया कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों का कटाव हो रहा है या फिर वनों को मैनेजमेंट करना है, इसके लिए आपका एडेप्टेशन फंड की स्थापना की गई। मैंने बताया भी कि लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन लिए गए और एड हॉक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। अब हम आज पढ़ेंगे कोपेनहेगन सम्मेलन। कोपेनहेगन सम्मेलन यानी कि कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस। कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस क्या था? ये UNFCCC का 15th यानी कि COP15 था ये। ओके, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2009 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल के जो सदस्य देश थे उनकी ये 5वीं बैठक भी यहीं पर आयोजित की गई। क्योटो प्रोटोकॉल के सदस्य देशों की 5वीं बैठक यहीं पर आयोजित हुई। उसके बाद क्या था नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट ये था कि ये जो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस होता है, कोपेनहेगन सम्मेलन होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर पूछता है कि ये बाध्यकारी है या गैर बाध्यकारी है, तो ये गैर तो गैर बाध्यकारी था ये, ठीक है। और इसमें जो देश आए उनमें इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं वो आई आपकी USA प्लस ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, जिन्हें शॉर्ट में कहा गया बेसिक कंट्रीज, ठीक है। ब्राज़ील, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, तो बेसिक कंट्रीज इसमें आई। और इसी को कोपेनहेगन एकॉर्ड या कोपेनहेगन समझौता भी कहा गया। इसके अनुसार जो कुछ कुछ चीज़ें हुई उसमें कहा गया कि जितना भी प्रबंधन है, अब यहाँ से आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा गैर बाध्यकारी के बाद से, जितना भी मैनेजमेंट है,
ठीक है, वो किस पे किया गया? एनेक्स 1 की जो कंट्री थी, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज आप मानिए एक तरह से, उसके लिए 4 लेक्चर पीछे जाइए, मैंने उसमें बताया एनेक्स 1 की कंट्रीज क्या है। तो एनेक्स 1 की जो कंट्रीज थे, इन्हें ही जितना भी आपका जलवायु परिवर्तन था, ठीक है, उसके प्रबंधन का पूरा दायित्व तो दिया गया और इनको 3 आधार पर कहा गया कि आपको पूरा करना है। जो आधार थे उन्हें समझिए। कहा गया कि जो विकसित देश हैं यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज है, वो 2010-12 के लिए 30 बिलियन डॉलर, ठीक है ना, अमेरिकी डॉलर की जो है प्रबंध करेंगे। दूसरे में क्या कहा गया कि 2020 तक की दीर्घ अवधि के रूप में 100 बिलियन डॉलर की जो है राशि को एकत्रित करेंगे। और तीसरे में कहा गया कि आप ग्रीन क्लाइमेटिक फंड की स्थापना करेंगे, यानी कि हरित जलवायु कोष की स्थापना करेंगे। इसके विषय में भी अभी समझ लेते हैं। फिर कहा गया इसी समझौते में कहा गया कि जो वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से अधिक ना हो। यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, आपको पता है 1850 के दशक के आसपास जो है बुरी तरह से स्टार्ट हो चुका था, तो उस स्तर से 2 डिग्री से अधिक ना हो अभी तक का। तो 2 डिग्री वाला रूल लगाया गया कब? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, रुकिए स्पेलिंग लिख दूं। ठीक, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से 2 डिग्री से अधिक ना हो। और इस चीज को सीमित करने के साथ साथ 2015 में इसका पुनर्निरीक्षण करने की बात हुई। उसके साथ कहा गया कि 2020 के लक्ष्य को अगर देखा जाए तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें जो है अपने उत्सर्जन में, इमिशन में कटौती करनी पड़ेगी। आगे भी इसी तरह की कुछ चीज़ें हुई, जैसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे कहा गया कि सम्मेलन में विकासशील देश, उनके लिए आपका मेजरमेंट किया जाए, रिपोर्टिंग की जाए और फिर वेरिफिकेशन हो किस चीज़ के साथ? तो जितना भी एमिशन वो लोग कट करते हैं उसके बारे में, उसके साथ साथ तो उसके लिए समझौता हुआ। साथ ही ये भी कहा गया कि विकासशील देश जो है 2005 में जो प्रस्तावित REDD+ है, 2005 में प्रस्तावित है रेड प्रोग्राम, यानी कि रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिड्यूसिंग emissions from deforestation and degradation of forest, ठीक है। इसके हेतु जो है एक तंत्र का विकास किया गया और COP के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय पैनल की बात की गई जो वित्तीय प्रावधानों का क्रियान्वयन का अध्ययन करेगा, ऐसा कहा गया, ठीक है। फिर आपको पता है कि उत्सर्जन में कुछ कटौती करेंगे, इसी तरह की कुछ चीज़ें करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो इसमें कोपेनहेगन सम्मेलन में कहा गया कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाए, वो कब आया? तो वो आता है आपका कानकुन सम्मेलन में, यानी कि COP 16 के आसपास आता है। और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है वित्तीय तंत्र के रूप में क्या है? ये फंड है, यानी कि पैसा जुटाएगा, यानी कि ये फाइनेंशियल बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? वित्तीय तंत्र। तो वित्तीय तंत्र के रूप में जो है इसकी स्थापना की जाती है, जो कि क्या करेगा? काम सुनिए इसका, काम सुनिए क्या है ये करेगा क्या कि जो विकासशील देश हैं, ठीक है, विकासशील देशों में प्रोजेक्ट कार्यक्रम नीति, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए प्लान बनाएगा और अन्य अगर इस तरह के कोई कार्य हो रहे हैं तो इसमें वित्तीय सहायता देगा। कैसे कार्य होने चाहिए?
ग्रीन क्लाइमेट फंड है, यानी कि जिस तरह से भी अर्थ को थोड़ा ग्रीनरी लाई जा सकती है, उत्सर्जन में कम कटौती की जा सकती है, उन सब के लिए ये फंड प्रोवाइड करेगा। उसको जो है एक मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एज के पूर्व औद्योगिकीकरण की अवस्था से 2 डिग्री से अधिक वृद्धि ना हो, यानी कि उसके नीचे रोक कर रखना है। इसके लिए ये आया था, यानी कि 2 डिग्री से ऊपर ना हो, कब? प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा से अगर कंपेयर किया जाए। फिर क्या कहा गया? कहा गया कि ये जो कोष है, यानी कि ये जो फंड है, वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती करेगा, ठीक है, उसकी एक सीमा निर्धारित करेगा, और इसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल होगा। इसे बाइंडिंग नेचर का बनाया गया। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की संयुक्त वैश्विक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए इसको बाइंडिंग कर दिया गया। फिर अगला कहता है कि ये जो संस्था थी, इसमें आपके कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्यों के ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड द्वारा शासित किया गया, यानी कि इसमें मान लीजिए एक बोर्ड का गठन किया गया, तो उसमें कितने सदस्य देश थे? 24। ठीक है, इसका प्रबंधन कौन करता था? वर्ल्ड बैंक के ट्रस्टीशिप द्वारा होता था, यानी कि विश्व बैंक के न्यास द्वारा किया जाता था इसका मैनेजमेंट। ठीक, और जो विकसित और विकासशील देश थे, इसमें दोनों की सदस्यता जो की गई, वो क्या किया गया? ये डेवलप्ड और डेवलपिंग, ठीक, सदस्यता का जो इक्वेशन था वो क्या किया गया? इक्वल रखा गया, यानी कि सदस्यता समान रूप से प्रदान की गई। और कहा गया कि 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में सक्रिय क्रियान्वयन हेतु इसका निरीक्षण कौन कर सकता है? वर्ल्ड बैंक। कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक इसका निरीक्षण करेगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है कि फर्स्ट स्टार्ट फाइनेंस की भी व्यवस्था की गई। इसमें किसकी व्यवस्था की गई? फर्स्ट स्टार्ट फाइनेंस की व्यवस्था की गई, जो 2000, ये डेटा याद नहीं रखना है आपको, 2010-12 में 30 अरब डॉलर का प्रथम वित्तीय अल्प विकसित छोटे द्वीपीय विकासशील देश एवं अफ्रीकी देश जो कि ज्यादा वल्नरेबल है उनके लिए उपलब्ध कराएगा। तो मैंने क्या बताया कि इस संस्था के अंतर्गत जो फर्स्ट स्टार्ट फाइनेंस था उसका व्यवस्था किया गया। उसमें 2010 से 12 तक का लक्ष्य रखा गया कि 30 अरब डॉलर का वित्त जो है प्राथमिक रूप से किन देशों को दिया जाएगा? अल्प विकसित, ठीक है ना, अंडर डेवलप्ड या जो बहुत कम विकसित हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, द्वीपीय विकासशील देशों को यानी कि डेवलपिंग आइलैंड्स को, और उसके साथ साथ ऐसे अफ्रीकी देश जो वल्नरेबल हैं या ज़्यादा सुभेद्य हैं उनके लिए उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब इसी में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट हम लोग कानकुन सम्मेलन। तो कानकुन सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता है कि कानकुन सम्मेलन 2000, नहीं पता है तो बता दे रहा हूं, 2010 में हुआ था। ये UNFCCC का यानी कि COP16 था। ठीक है, और ये हुआ किस जगह पर? कानकुन कहाँ है? कानकुन आपका पड़ता है मेक्सिको में। ठीक है, जब ऐसे आप आएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है मेक्सिको, यहाँ आपका कानकुन पड़ता है। फिर ये कैसा है, बाध्यकारी है या गैर बाध्यकारी है? तो ये गैर बाध्यकारी है। ठीक है, ठीक है, और ये गैर बाध्यकारी होने के साथ साथ जो कोपेनहेगन हुआ था हम लोग का सम्मेलन, उसी का जो है टोटली फॉलो किया गया उसी को। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ठोस निर्णय लिए गए, उसमें जैसे बहुत ज़्यादा ठोस निर्णय नहीं हुए थे, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि व्यवहारिक रूप में लागू किया गया। ठीक है, क्या किया गया कि जो भी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, उनको जलवायु परिवर्तन
के प्रति अनुकूलन हेतु वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्षमता निर्माण संबंधी सहायता प्रदान करने की बात की गई। ठीक, वैश्विक जो अभी 2 डिग्री तक की बात चल रही थी कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, वो कहा गया कि भविष्य में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम लोग जो है इसको करने की बात करेंगे। जो पूर्व औद्योगिकरण यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम जो टेम्परेचर हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में अभी 1.5 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़ाने की बात की गई। इसमें 3 विकास तंत्रों का निर्माण किया गया। कौन कौन से विकास तंत्र थे? पहला था कि टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, यानी कि तकनीकी तंत्र। ठीक है। दूसरा था आपका कानकुन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क। ठीक, और तीसरा था हरित जलवायु कोष। ठीक, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, जिसकी बात हो गई थी आपके कोपेनहेगन सम्मेलन में ही। तो तकनीकी तंत्र ऐसे ही समझ लेते हैं, तक इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तकनीकी तंत्र तो क्या था? तकनीकी तंत्र में ये किया गया कि जो भी आपकी प्रौद्योगिकी है यानी कि टेक्नोलॉजी है, उसका हस्तांतरण किया जाएगा, यानी कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, जिनको भी जरूरत होगी उनको दिया जाएगा। लेकिन इनको देने के लिए कुछ कमेटी होनी चाहिए, कोई क्रियान्वयन होना चाहिए। कैसे पहुंचेगी ये तकनीकें? तो उसके लिए टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी या तकनीकी कार्यकारी कमेटी का गठन किया गया। पहला इसमें ये किया गया कि तकनीकी कार्यकारी कमेटी का गठन किया गया, और दूसरा ये किया गया कि CTCN के गठन किया गया, यानी कि जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। फिर से समझिए, इसमें 2 काम किया गया कि टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए 2 तरह की चीज़ें बनाई गई। पहला ये देखती थी कि तकनीकी कार्यकारी कमेटी का गठन किया गया, जो कमेटी ये देखती थी कि कहाँ को ज़रूरत है टेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है या किस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जाए। ठीक, दूसरा क्या गठन किया गया? जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क का गठन किया गया। ये 2 जो परिचालन तंत्र थे वो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो था, और दूसरा यूनिडो यानी कि UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में कार्य करते थे। रुकिए, कुछ पेजेस यहां पर ऐड करने पड़ेंगे, पॉज कर रहा हूं। ठीक है। तो किसके अंडर में आया था? UNEP और यूनाइडो। यूनाइडो क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में ये कार्य करेंगे। इन दोनों तत्वों के कुछ प्रमुख लक्ष्य होंगे, जैसे जो भी जलवायु तकनीक है उसके हस्तांतरण को त्वरित करेंगे, तेजी के साथ पहुंचाएंगे, विकासशील देशों के अनुरोध पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करा है कि जो भी जलवायु तकनीक होगी, हितधारकों के बीच में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थानों, विशेषज्ञों, क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम में समन्वयन को तेज करेंगे। ठीक, और आखिरी ये पॉइंट था कि जलवायु तकनीक पर सूचना एवं ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करेंगे, पर्यावरण हितैषी क्षमता का विकास करेंगे और उसी तरह के निर्माण कार्यों पर बल देंगे। तो इसमें जो फ्रेमवर्क आया उसमें क्या क्या चीज़ें थी? ये तो तकनीकी तंत्र था पहला। दूसरा है आपका फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में क्या था कि कानकुन अनुकूलन फ्रेमवर्क का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, विकासशील देशों में जो वल्नरेबिलिटी है यानी कि सुभेद्यता है उसको कम करने के लिए कुछ रेजिलियंस यानी कि लचीलेपन का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ एक एडेप्टेशन कमेटी की जो स्थापना थी वो तो की ही गई थी। उसके अलावा तकनीकी सहायता, दिशा निर्देश, प्रासंगिक सूचना इत्यादि चीज़ों को अनुभव साझा करेगी। हम लोगों ने अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड पढ़ लिया, जो कि इसका तीसरा पार्ट था। हरित जलवायु फंड या ग्रीन क्लाइमेट फंड हमने पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो हुआ वो था आपका डरबन सम्मेलन। ये क्या था? COP 17 को डरबन सम्मेलन कहते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल का 7वां था। ठीक, डरबन सम्मेलन में क्या क्या बातें थी यहां पर देखते हैं। तो डरबन सम्मेलन में ये था कि
जो भी ऐसे देश थे जो कि आपके क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता के समय लागू हो रहा है 2013 से, क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता। आपको पता है कि पहली प्रतिबद्धता 2012 में खत्म हो रही थी, तो 2013 से 20 के साथ 2020 के बाद भी जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए एक सार्वभौमिक कानूनी समझौता, यानी कि इसमें सबसे पहली बार यूनिवर्सल लीगल एग्रीमेंट, ठीक, यानी कि सार्वभौमिक कानूनी समझौता, इसका खाका तैयार किया गया और इसकी आवश्यकता है, इसको स्वीकार किया गया, जो कि कहा गया कि 2020 के बाद लागू हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ें वही थी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करेंगे, सभी विकसित विकासशील देशों को अपना उत्तरदायित्व निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी जो प्रतिबद्धता थी उसके माध्यम से ये कहा गया कि 2020 तक इस चीज़ को, अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रणाली को जारी रखना होगा। 1990 के स्तर से 18% की कटौती का प्रावधान किया जा सके, ऐसा इसमें बोला गया। एडीपी आया, यानी कि एडहॉक वर्किंग ग्रुप और द डर्बन प्लेटफॉर्म के रूप में एक सहायक निकाय का स्थापना किया गया इसमें, ठीक है। और कुछ चीज़ें और आई, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इस सम्मेलन में था कि जो भी ग्रीन क्लाइमेटिक फंड था, यानी कि जो कानकुन सम्मेलन में आ चुका था, उसकी वास्तविक स्थापना यहाँ पर हो जाती है। उसके साथ साथ निर्माण कार्य में प्रगति हेतु और जो भी प्रबंधन ढांचा अपनाया गया, सबसे पहले विकसित देशों के द्वारा कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया। किसको लाया गया, ये चीज़ याद रखनी है कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत सबसे पहले लाया गया है। किस सम्मेलन में, तो डरबन सम्मेलन में लाया गया है, क्योंकि ग्रीन क्लाइमेटिक फंड 2010 में जब स्थापना हो गया, जिसकी बात 2009 में ही हुई थी, 10 में जब स्थापना हो जाती है और पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू हो जाता है, चालू हो जाता है, तो सबसे पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कृषि को इसमें शामिल किया जाता है। अगला आता है हम लोग का दोहा सम्मेलन 2012। ये क्या था, COP 18 था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, तो दोहा आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, दोहा कतर में पड़ता है। तो ये भी दिसंबर 2012 के आसपास आयोजित हुआ। इसमें दोहा क्लाइमेट गेटवे DCG, यानी कि दोहा क्लाइमेट गेटवे की स्थापना की गई। और इसमें प्रमुख जो दस्तावेज हैं उनके प्रमुख बिंदु क्या थे कि विश्व के सभी देशों को शामिल करने वाली एक सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन संधि, यूनिवर्सल क्लाइमेट ट्रीटी को वर्ष 2015 तक स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। क्या कहा गया कि सभी देशों को शामिल करेंगे हम सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन संधि, सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन संधि के अंतर्गत 2015 तक इसको स्वीकार किया गया और कहा गया कि 2020 से लागू कर देंगे, ठीक। इसमें सभी देशों को शामिल कर दिया गया। फिर कहा गया कि $100 अरब की हरित जलवायु कोष में भी शामिल करना पड़ेगा। $100 अरब किनको शामिल करने का, डेवलप्ड, ठीक, डेवलप्ड। सुनने पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए, एक्चुअली मैं जब लिखता हूँ तो उतना तेज लिखा नहीं पाता है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। उस सम्मेलन में और क्या कहा गया, दोहा सम्मेलन में कहा गया हानि और क्षति, लॉस और डैमेज की अवधारणा को एक समझौते के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके 5 केंद्रीय पक्ष है, ठीक है। क्या है, 5 केंद्रीय पक्ष है, क्या क्या है, अनुकूलन, वित्त, तकनीकी सहयोग, शमन हानियों, क्षति, यही नया था, ठीक है। ये बाकी हमने तो पिछले में भी पढ़ा है। हानि और क्षति, लॉस और डैमेज की अवधारणा को सम्मेलन के रूप में स्वीकार किया गया। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हानि और क्षति की अवधारणा को किस COP में स्वीकार किया गया, तो COP 18, ठीक है। किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया, तो दोहा, ठीक है। और किस क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक में, सदस्य देशों की बैठक में किया गया, तो CMP
8 8वीं बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल के, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन होता है। संशोधन क्या होता है? क्या संशोधन होता है? कहता है पहला तो ये बाइंडिंग है, बाध्यकारी समझौता है, ठीक है। एकमात्र बाध्यकारी समझौता है जिसके अंतर्गत विकसित देश कौन आता है? विकसित देश जो विकसित देश है वो ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती की क्वांटिटेटिव कमिटमेंट्स को स्वीकार किया गया, यानी कि मात्रात्मक प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया, क्वांटिटेटिव कमिटमेंट्स को स्वीकार किया गया। और दोहा में इस समझौते को संशोधन किया गया और ये फिर निरंतर जारी रहा, ठीक है। इसमें निर्णय लिया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो भी द्वितीय प्रतिबद्धता है आपकी 2013 से दिसंबर 2020 के आसपास तक जब भी 8 वर्ष के लिए जारी रहेगी, तो उसमें 3 कानूनी तंत्र लाए गए, CMD लाया गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाया गया, उसका संयुक्त क्रियान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन IET जो मैंने बता दिया था। ये तीनों जो तंत्र हैं वो भविष्य में भी जारी रहेंगे और इन तंत्रों की उन सभी विकसित देशों में पहुंच जारी रहेगी जिन्हें द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों को स्वीकार किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई वो क्या आई कि दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए, पहली से दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए अधिशेष कार्बन क्रेडिट जो निर्धारित मात्रा इकाइयों यानी कि असाइंड अमाउंट यूनिट AAU के रूप में है, उन्हें बिना किसी सीमा के आगे बढ़ाया जा सकेगा और नए अधिशेष संचय की गति मंद करने के प्रयास किए जाएंगे। एक नए ग्रीन हाउस गैस के रूप में नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 को नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड को क्या किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल की Annex 1 गैसों की सूची में जोड़ा गया, यानी कि Annex 1, ठीक है, Annex 1 गैसों की सूची में किसको जोड़ा गया? तो NF3 को जोड़ा गया। अगर पूछता है कि जब क्योटो प्रोटोकॉल का समझौता किया गया तो उसमें किस नई ग्रीन हाउस गैस को जोड़ा गया, तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। या अगर पूछता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस क्योटो प्रोटोकॉल के पहले जो समझौता नहीं हुआ था, मतलब जो फर्स्ट टाइम हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें कौन सी शामिल नहीं थी, तो NF3 शामिल नहीं थी क्योंकि दूसरी बार आया। फिर वही चीज़ है कि 100 अरब अमेरिकी डॉलर को जुटाना लक्ष्य रखा गया विकसित देशों को दीर्घकाल के लिए। इसके बाद होता है आपका वार्सा सम्मेलन और REDD प्लस प्रोग्राम, लीमा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन के लक्ष्य, और इसी के साथ जो है तलानुआ वार्ता पढ़ के लास्ट हम लोग थोड़ा सा मार्केट सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे और अभी जो हाल ही में हुआ है उसे पढ़ करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लेक्चर जो है कंटिन्यूअस रहेंगे 3 दिन, एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम और त्यौहार का समय, तो इस समय व्यस्तता बनी रही, लेकिन अब से लेक्चर्स जो रहेंगे वो कंटिन्यूअस रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।